बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान पर आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सजा 14 साल है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जवाबी हिकमत अमली तय की है। ये क्या है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक जुमले में उस खत का जवाब दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखा गया। ये जुमला क्या था, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर निगरान काबीना में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ गई है और क्या अब पाकिस्तानी जो हैं वो इलेक्शन को भूल जाएं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का फैसला, 9 मई के मुकदमात के बखिए उधेड़ कर रख दिए और तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि इमरान खान को 14 साल कैद की सजा क्या होगी, क्योंकि एक साइफर गुमशुदगी का एक और मुकदमा इमरान खान पर दर्ज जो है उनके खिलाफ कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग में तैनात DIG लेवल के अफसरान वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस केस में हालिया जो इंटरसेप्ट की एक स्टोरी सामने आई, उसकी बुनियाद पर तहकीकात का बाकायदा जो है वो आगाज किया गया है। व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए कि आगे हम आपके सामने तफसीलात मजीद रखें, इससे पहले कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट असल में है क्या, जिसके तहत ये मुकदमा जो है वो इमरान खान के खिलाफ दर्ज किया गया है। 1923 में इसे जारी किया गया और इस एक्ट के तहत कौमी राजों, खुफिया मकामात, दस्तावेजात, मालूमात को किसी भी ऐसे फर्द के पास जाने से रोका जाता है जिससे मुल्क के मफादात को खतरा हो या इसके पास इन मालूमात को जाने का कोई कानूनी इख्तियार जो है वो मौजूद नहीं है। इस एक्ट के तहत अगर कोई शख्स गलती से भी किसी ऐसे अहाते में दाखिल होता है जहां लफ्ज ममनुआ लिखा हो यानी प्रोहिबिटेड, तो इसकी भी 14 साल की कैद की सजा जो है वो सुनाई जा सकती है। और अगर कोई भी किसी दूसरे फर्द से किसी खुफिया ऑफिशियल कोड या पासवर्ड या किसी खाके, मंसूबे, आर्टिकल या नोट को हासिल, जमा, रिकॉर्ड या शाया या किसी तरह भी शेयर करता है तो उसके खिलाफ भी इस किस्म की कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा शख्स जो है वो मुल्क के दुश्मनों में गर्दाना जाएगा और बाज़ सूरतों में सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है। और यही मुकदमा इमरान खान के खिलाफ जो है बनाया गया है। अब ये जो साइफर का मामला है ना, इसमें इतने सारे लूप होल्स हैं जिन्हें एड्रेस नहीं किया जा रहा, बल्कि इमरान खान को किस तरह दीवार के साथ लगाना है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके ये एक अमली जामा इस ख्याल को पहनाया जा रहा है। व्यूअर्स, चंद सवालात साइफर के हवाले से जुड़े हुए हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा कि साइफर का ये जो मुर्दा घोड़ा है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड का एक ड्रामा किया जा रहा है। आपको बताएं कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने साइफर की गुमशुदगी के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जराए व्यूअर्स ये बताते हैं कि FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग में तैनात DIG लेवल के अफसरान इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। जराए ये भी बताते हैं कि साइफर गुमशुदगी पर मुश्तरका तहकीकाती टीम के मेंबरान ने अटक जेल में इमरान खान से कुछ गुफ्तगू भी की है, सवालात उनसे पूछे जिसके उनको जवाब भी दिए गए और इनसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में मुलाकात जो है वो की गई है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जानिब से साइफर मामले पर FIA में पेश होकर उन्होंने एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया और इसकी तफसीलात भी सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने तमाम निगरान हुकूमतों को खत लिखकर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत जो है वो जारी की है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो जुमला था, अगर आपको याद हो, तो ये मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से निकाला गया कि जब तक हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी हम इंतखाबात में नहीं जाएंगे। और इसलिए जो रिटन स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक तमाम जो इलेक्शन कमीशन के ज़ैली इदारे हैं या निगरान हुकूमतें जो उनके साथ मिलकर इलेक्शन को यकीनी बनाएंगी, अब उन्हें भी कहा गया कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड जो दी जाए। अच्छा व्यूअर्स, लेकिन सबसे पहले ये जो साइफर का मामला है ना, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं और जो कानूनी निकात हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा तो बनाया जा रहा है, लेकिन
किस तरह ये मुकदमा अपने हतमी जो नतीजा है जहां पे इमरान खान को सजा सुनाई जा सकती है पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। साइफर इंटरसेप्ट में छपता है और उसमें अगर आपको याद होगा कि एक हाजिर सर्विस फौजी को बतौर सोर्स जो है वो बताया गया कि हमारा जो सोर्स है वो पाकिस्तान आर्मी में मौजूद है और ये केस अब कितना कमज़ोर हो चुका है ये एक सवाल है, क्योंकि अगर सोर्स आपका आर्मी है और आप इंटरसेप्ट के ऊपर जिस मुल्क के अंदर वो ऑपरेट करते हैं, क्या आप उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करेंगे? आपने पाकिस्तान में तो कर ली, लेकिन इसका ताल्लुक किस तरह जोड़ा जाएगा कि जनाब इंटरसेप्ट को जो स्टोरी फराहम की गई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दी, और क्या उस वक्त जब खान साहब जेल में हैं ये सोर्स इस्टेब्लिश कैसे कर पाएगा कि जनाब ये इमरान खान साहब को हमने ये स्टोरी दी थी और आगे उन्होंने किस तरह एक फौजी सोर्स को बुनियाद बनाकर यानी उसके साथ इसे जोड़ा किया। तरदीद इंटरसेप्ट की ISPR की तरफ से आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, और फिर अंदरूनी तहकीकात भी पाक फौज को ही करनी चाहिए थी। सोर्स के हवाले से वहां पर क्या डेवलपमेंट्स हुई, यानी कोई डेवलपमेंट मौजूद नहीं है। जब कहा गया कि एक फौजी सोर्स मौजूद है तो होता तो ये चाहिए था कि जिस तरह आपने 9 मई के वाकयात के अंदर वो तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स, इसके अलावा कमांडिंग ऑफिसर्स और दीगर लोगों के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की गई, इसके हवाले से भी कार्रवाई की जाती कि पता कराओ कि वो कौन सा सोर्स है। इंटरसेप्ट के हवाले से आप का ताल्लुक पाकिस्तान की फौज से है, आपकी जो कम्युनिकेशन है अगर पाकिस्तान से बाहर कुछ लोगों के साथ हुई और जिन पर आपको शक है, आप इंटरनली तौर पर एक इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन ये इंक्वायरी नहीं की गई। फिर साइफर की गुमशुदगी का पर्चा इमरान खान पर कैसे दर्ज हो सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है ना वो तफ्तीशी भी तलाश कर रहे हैं कि जनाब पर्चा तो हो गया, इन्वेस्टिगेशन भी हम कर लेंगे, लेकिन इसको अदालत में जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। एक कॉपी आजम खान के नाम पर जारी हुई थी, आपको याद होगा, और इसकी वापसी के बाद वही जिम्मेदार हैं कि जनाब वो कॉपी कहां पर गई। अगर इमरान खान से साइफर की कॉपी गुम हो भी गई तो आजम खान इसका एक नोट बनाकर रिकॉर्ड पर ला सकते थे कि जनाब वो कॉपी जो है गुम गई है, लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने क्या कोई हिकमत अमली या कोई कदम उठाया? नहीं उठाया, और बाद में उनका बयान जो है वो साइफर के हवाले से जिन हालात में सामने आया वो भी, उसकी तफसील भी आपके सामने है कि किस तरह कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी जाकर रुकती है, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर अगवा बराए बयान के मरकजी किरदार, मैंने अगवा बराए तावानी का, अगवा बराए बयान के मरकजी किरदार आजम खान के अब साइफर मामले पर FIA में बयान की कानूनी हैसियत क्या है, वो सब कुछ इमरान खान पर डालकर अपनी जान कैसे छुड़वा सकते हैं कि जनाब मैंने तो उनको दे दिया था, अब वो जाने, उन्होंने उनका काम जाने। आजम खान साहब इतनी आसानी से आपकी जो है ना वो जान खुलासी नहीं होगी और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर क्या साइफर के मुर्दा केस में FIR दर्ज करके इमरान खान की इसमें भी गिरफ्तारी की राह हमवार की जा रही है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को जो केस लगा हुआ है अपील का तोशाखाना में उसमें रिलीफ मिल जाए, तो फिर इन्होंने दोबारा इमरान खान को किसी न किसी मुकदमे में जो है वो घेरना है, और ये वो मुकदमा होगा जिसमें इमरान खान को दोबारा लंबे अरसे के लिए जेल में बगैर किसी केस के, बगैर किसी रिजल्ट आए हुए जो है वो रखा जा सकता है, क्योंकि जब तक ये अदालत से सजा जो है वो नहीं सुनाई जाती यानी कंफर्म नहीं होती, आपको एक जवाब चाहिए था कि आप इमरान खान को जेल में रखते। और फिर आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना चाहिए कि साइफर के कंटेंट्स और इसकी गुमशुदगी का पर्चा जो आपने दर्ज कर लिया, ये किसके कहने पर किया और इसका क्या मतलब है? क्या अब इमरान खान को इस मामले में घसीटने के लिए यही कमजोर नुक्ता बच गया कि यार ठीक है अब कुछ हमारे पास मौजूद नहीं है, तोशाखाना में से कुछ नहीं निकला, इमरान खान के जो अलकादिर ट्रस्ट था उसमें से भी कुछ नहीं निकला, क्योंकि वहां पर अगर आप हाथ डालते हैं आपके जो इज्जत माब जनाब सरकार मलक रियाज साहब हैं, तो फिर उनको भी तफ्तीश में शामिल करना पड़ेगा, और जब वो आप तफ्तीश में शामिल होते हैं तो फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारों के नाम आएंगे पर्दा नशीनों के, जिनके नाम इससे पहले पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उसमें वो नाम जो है सारे ममनू हैं और लिए नहीं जाते। जैसा मलक रियाज का नाम ममनू है ना, इसी तरह उन शख्सियात के नाम भी जो है वो ममनू हैं। तो क्या उनको भी घसीटा जाएगा, और अगर वो आ गए और अदालत में पहुंच गए तो फिर आपको तमाम जो राज है उससे पर्दा उठाना पड़ेगा। फिर इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को
तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का कह दिया है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें शामिल समझा जाएगा? ये एक बुनियादी सवाल है। लगता ऐसा ही है कि ऐसे कमज़ोर और नकारा किस्म के उम्मीदवारों को खड़ा करने का सिर्फ मौका फराहम किया जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, आप उनको घसीटेंगे, रोकेंगे, और जब इन्हें यकीन होगा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इलेक्शन में खड़े हैं और ये जीत नहीं सकते, सिर्फ उनको ही मौका फराहम किया जाएगा। शहरियार अफरीदी साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो सिर्फ उन लोगों को छोड़ा जाएगा जो विनिंग कैंडिडेट्स नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि इमरान खान जेल में, पार्टी रहनुमा गिरफ्तार, कुछ रूपोश हैं, लोगों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का बाकायदा तौर पर मुस्तकिल एक दबाव भी मौजूद है। लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से आएगी? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सिर्फ नाम की होगी और सिर्फ ये दिखाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक स्क्रिप्ट जो है वो मुहैया कर दिया गया है। फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को इंतखाबात में खड़ा होने से रोकने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जाएगी, और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो ड्रामा है वो इसी तरह जारी रहेगा कि भाई हमने तो सबको मौका दिया और कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हमने किसी भी जमात को मौका फराहम नहीं किया। क्या इस केस की शफाफ तहकीकात होंगी या फिर तोशाखाना केस की तरह इस केस में भी वही कुछ होगा जो साइफर की हकीकत आपके सामने है? एक डिकोडेड फॉर्म में कुछ सहाफ़ियों के पास, आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये पहले से मौजूद है, जैसा नजम सेठी साहब ने कहा, फिर और कुछ लोगों ने भी कहा कि जनाब इसकी कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये साइफर पहले ही भेजा जा चुका है कासिम सूरी साहब की तरफ से। काबीना में भी इस साइफर पर बहस हो चुकी है। फिर कैसे ये साइफर एक खुफिया दस्तावेजात रह जाती है? हाँ, वो जो कोडेड फॉर्म का जो पर्चा था जिसमें कोड की शक्ल में ये पैगाम मौसूल हुआ, अगर उसे इमरान खान साहब के पास वो मौजूद था और वहाँ से वो गायब हो गया, तो फिर ये एक अलार्मिंग चीज़ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोडेड फॉर्म में वो पैगाम इमरान खान के पास मौजूद था, जिसका जिक्र जो है वो बार बार खान साहब कर रहे हैं कि ओरिजिनल साइफर तो कभी बाहर आता नहीं है, यानी जो कोड की फॉर्म में है उसे बाहर नहीं निकाला जाता। व्यूअर्स, आपको बता दें कि अब वकला का एक रिएक्शन भी आया है और खान साहब के वकील ये कहते हैं कि असली साइफर ने इमरान खान के पास कभी भी मौजूद नहीं हो सकता और कभी भी वज़ीर-ए-आज़म की दस्तरस में ये नहीं आएगा। इमरान खान के पास इसकी कोडेड एक तशरीह शुदा कॉपी आई जो उनके अलावा दीगर अहम तरीन ओहदेदारान के पास भी गई, और इसकी कॉपी की हिफाजत भी वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी नहीं होती। लिहाजा इमरान खान पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म इसकी गुमशुदगी का पर्चा दर्ज करना इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ है। पहले साइफर का ड्रामा रचाया गया, यहाँ साइफर का जो भी केस बनाया गया है इसकी कॉपी अभी भी हमें मौसूल नहीं हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यही महसूस होता है कि इल्ज़ाम साइफर की गुमशुदगी का है और SOPs के मुताबिक असली साइफर जहां भी मौसूल होता है वहां से किसी और जगह नहीं जा सकता। और फिर यह भी कहा गया कि इमरान खान का इससे क्या लेना देना है। आज साइफर के मामले पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की तस्दीक की जा रही है, एक कोशिश कर रहे हैं वो तमाम जमातें जो इस पर चुप हैं। कल को ये वक्त इन पर भी आएगा। सबके लिए एक ही पैगाम है कि कल ये बारी किसी और की भी होगी, और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो कोई रिकॉर्ड जिस तरह कहा जा रहा है कि जनाब चोरी हो गया, ये एक चौकीदार की जिम्मेदारी थी कि वो इन कागजात की हिफाजत करता, लेकिन किस तरह लोग इसको गायब करते हैं और फिर एक झूठा मुकदमा इमरान खान के खिलाफ जो है वो दर्ज कर दिया गया। व्यूअर्स, इसमें से निकलना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को घसीटने के लिए एक झूठे मुकदमे में ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, एक इंतहाई अहम खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तोशाखाना का ये केस है जहां पर अगर मैं ये कहूँ कि आखिरकार देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन इसके बावजूद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत जो है उसकी तारीख आ गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत जो है वो 22 अगस्त को होने जा रही है। इमरान खान साहब की जानिब से सज़ा के खिलाफ अपील पर जो समाअत है वो डिवीजनल बेंच करेगा। 2 रुकनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, और इसके साथ साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो खान साहब के इस केस को सुनने जा रहे हैं। लेकिन होगा क्या, वही जो इस मुल्क के जो जिम्मेदार हैं, जो बड़े हैं, जैसा आपके
اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ جو اس ملک کے بڑے ہیں انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا وہی فیصلہ جو ہے عدالت کی طرف سے بھی آئے گا۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نگران وزیر اعظم صاحب کو ایک خط ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ایک خط لکھا گیا، اور خط میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ملک دستور کی مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ سابق حکومت نے ریاستی اداروں کو آئین کے مطابق چلانے کی بجائے اپنی جگہ بنانے اور خود کو احتساب سے بچانے کے لیے ایک کے بعد دوسرا حربہ استعمال کیا۔ حکمران گروہ کے اس طرز عمل نے ریاست کی بنیادوں کو بے بنیاد نقصان پہنچایا۔ سابق حکمرانوں نے تحریک انصاف کو انتخابی دور سے باہر کرنے کی نیت سے ریاستی اداروں کا بے دریغ استعمال کیا۔ عمران خان کو اٹک جیل میں انتہائی جو انسانیت سوز حالات ہیں ان میں رکھا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری اور جیل میں ان سے جو سلوک رکھا گیا اس کی ایک تو مذمت اور جس طرح نظام کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو آئین اور جیل قوانین میں فراہم کردہ بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان کو آئین اور جیل قواعد کے مطابق بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، پولیس کو روکا جائے، اور جو کچھ گھروں میں ہو رہا ہے 10,000 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا۔ اور پھر ویورز انہوں نے اور بھی دیگر چیلنجز جو ہیں اس حکومت کے سامنے اس کا بھی ایک احاطہ کیا ہے اور جمہوری اقدار کی بات کی ہے۔ آپ شاہ صاحب خطوط لکھ کر دیکھ لیں، لیکن ان خطوط کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ کسی اور کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، اور ان کا مینڈیٹ ہے کہ آپ نے باپ کو خوش کرنا ہے، اور باپ کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے ان کے حکم کو مان کر۔ تو خطوط آپ لکھی جائیں، اس سے ہوگا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ نگران وزیر اعظم صاحب کا جو جواب ہے کہ اب صرف باپ راج کرے گا۔ نگران وزیر اعظم نے نگران کابینہ کی ایک ممکنہ تشکیل کے ساتھ ہی یہ پیغام جاری کیا کہ سب کے لیے اب صرف باپ کا راج ہوگا۔ یہ کس طرح پیغام جاری کیا گیا میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بھی رکھ دیتا ہوں۔ نگران کابینہ میں جو پہلا نام سامنے آیا اور جس کو ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری وزارت داخلہ کی دی گئی ہے وہ سرفراز بگٹی کا نام ہے۔ سرفراز بگٹی نگران وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ سرفراز بگٹی کا تعلق بھی بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، یعنی باپ سے ہے، اور پھر میر غلام قادر بگٹی کے صاحبزادے ہیں، اور پہلے بلوچستان میں بھی بڑی اہم وزارتیں ان کے پاس رہی۔ وزیر اعظم بھی بلوچستان اور باپ پارٹی سے بھی وزارتیں بھی اہم باپ پارٹی کے پاس جا رہی ہیں، پھر چیئرمین سینٹ بھی باپ پارٹی سے، اور پھر صدر عارف علوی کے بعد ممکنہ طور پر قائم مقام صدر یعنی صادق سنجرانی ایک بار پھر باپ پارٹی سے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ جو کابینہ کے مزید اراکین ہیں جن میں انتہائی قابل افراد کو شامل کیا گیا ہے، اس میں ایک تو ڈاکٹر شمشاد اختر کو وزیر خزانہ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر صنعت و تجارت کے لیے گوہر اعجاز تابش گوہر کو وزیر توانائی کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نگران کابینہ میں ٹیکنوکریٹس اور باپ پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ وہ حکمت عملی ہے، یعنی جو لفظ ہم کہتے ہیں کہ ملک میں صرف باپ راج کرے گا، اور یہ جواب ہے آپ کے انوار الحق کاکڑ صاحب کا کہ جب پاکستان تحریک انصاف ایک طرف خط لکھ رہی ہے تو دوسری طرف سے یہ پیغام یعنی کابینہ کے نگران جتنی بھی وزارتیں ہیں وہاں پر باپ پارٹی کے لوگوں کو بٹھا کر یہ پیغام جو ہے انڈائریکٹلی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ باپ کی یعنی جو باپ پارٹی ہے، زرداری صاحب کو پہلے یقین دہانی کراتے رہے اور پھر انہیں معذرت کر لی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس برزنجو نے آصف علی زرداری کے نام ایک خط میں پیپلز پارٹی میں شمولیت سے معذرت کر لی تھی، اور خط میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن دوستوں نے مشورہ دیا کہ باپ پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات لڑا جائے۔ چنانچہ عام انتخابات کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ خفیہ کھیل جو کھیلا گیا، پہلے جنوبی پنجاب کے جو لوگ پارٹی میں شامل ہونے کی خواہش مند تھے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، جبکہ پختونخوا کا ایک گروپ جو ہے پرویز خٹک کے ساتھ چلا گیا۔ اس طرح سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف گرینڈ الائنس بن رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ انہوں نے ایک تو بات فضل الرحمان صاحب اور جو نون لیگ کے جو قریب ہے نا یہ گروپ، چونکہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح نواز شریف صاحب کو کسی طرح
वफाक में जिताया जाए, तो ये सब का सब जो पलड़ा है, लोग जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब को छोड़ने में बाप पार्टी का जो बुनियादी मकसद ये था कि उन्हें भी तो इंश्योरेंसेस करवाई गई होंगी कि भाई कल को तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म भी तुम्हारा होगा, तुम्हें हम वजारतें भी देंगे, तुम्हें हम खुश रखेंगे अच्छे बच्चों की तरह, और तमाम सहूलियात ज़िंदगी की तुम्हें मुहैया की जाएंगी, तो तुम इनको छोड़ो पीपल्स पार्टी को और इस तरफ आओ। और कल को अगर कोई एक्सटेंशन का मामला आता है, यानी इस सिस्टम को मज़ीद आगे बढ़ाना हो टेक्नोक्रेट के सेटअप का, तो उसमें फ़ायदा किसको होगा? उन तमाम लोगों को जो इस सिस्टम में बतौर निगरान जिनको इंजेक्ट जो है वो किया गया होगा। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है और तौहीन अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत जो गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत होती है, जस्टिस बाबर सत्तार ने ये समाअत की और DC इस्लामाबाद बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट IG पुलिस और इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी अदालत में पेश होते हैं, जहां पर शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को भी पेश किया गया। दरख्वास्त गुजारों के वकील की तरफ से जो अदालत में पेश हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इन्हें बग़ैर किसी हुक्म के अभी भी तहवील में रखा हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स थे और बहुत ही अहम रिमार्क्स थे। वो ये कहते हैं कि 9 मई को मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देने पर जस्टिस बाबर सत्तार ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आपसे इस्लामाबाद की बात करें और अपने ऑर्डर को पढ़ें, जिस पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि IB ने रिपोर्ट दी कि शहरियार अफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर हमला कर सकते हैं। DC के मुताबिक शहरियार अफरीदी हमला कर सकते थे और ये बाकायदा जो है ये इस्तफसार किया गया जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से कि शहरियार अफरीदी जेल में अदालत पर हमले का मंसूबा कैसे बना रहे थे। क्या शहरियार अफरीदी की मीडिया और मोबाइल तक रसाई थी? अगर शहरियार अफरीदी जेल में रहकर अदालत पर हमले का मंसूबा बना रहे थे तो जेल इंतजामिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? इस पर DC का ये जवाब आया, इंतहाई अहम है और उन्होंने ये जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, इनको नंगा कर दिया है। वो क्या कहते हैं, DC साहब का जवाब आगे से क्या आया? वो ये कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद साहब ने ये कहा कि उनकी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स भी अदालत में पढ़कर सुनाई। गिरफ्तारी का मलबा कोई भी लेने को तैयार नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरियाफ्त किया कि शहरियार अफरीदी किसकी मालूमात पर गिरफ्तार हुए। SHO ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त वो SHO नहीं थे, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार बोले कि फिर तो एक जान छूट गई, यानी आप जिनको घसीटा जा रहा है आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहना ये चाह रहे थे। फिर DPO कौन था, ये भी सवाल किया गया। मुतल्लिका DPO ने रोस्टम पर आकर अदालत को बताया कि वो उस वक्त छुट्टी पर थे, यानी कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। होता यही है ना कि इनको मालूम होता है कि जब ये मामला अदालत में जाएंगे ना तो ये केस नहीं टिकेगा, इसीलिए ये सब कुछ जो है वो किया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार गुस्से से बोले कि जनाब, जो कुछ पढ़ा गया वो पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। फैसला कर लें कि मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और तरह से चलाया जाएगा। अभी तक तो खैर मुल्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। आप अपने इतने से फैसले की ना रिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कायम नहीं कर सकता। बाकी तो खैर दूसरी तरफ है चीज़ें, आप जो मर्जी कर लें। DC साहब को मुखातिब करते हुए अदालत ने ये कहा कि आपने अपने शोकास का जवाब जमा करवाया है। आपने MPO के ऑर्डर में जो लिखा है वो देखें। आपने 16 मई के MPO में वही वजूहात लिखी थी जो 8 अगस्त के ऑर्डर में मौजूद हैं और अदालत ने आपका यानी वो जो MPO ऑर्डर था गैर कानूनी करार दिया था। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। अदालत MPO ऑर्डर कलअदम करार देती है और फिर नया ऑर्डर जारी हो जाता है। आप समझते हैं सब अंधे हैं। फैसला क्या आया, ये सवाल किया गया। अदालत ने शानदाना गुलजार को शहरियार अफरीदी को फौरी तौर पर छोड़ने का हुक्म जारी किया और शहरियार अफरीदी को सिक्योरिटी के साथ घर छोड़ने का भी कहा गया। यानी वो लोग जो समझते थे कि इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कहा गया कि इसी सिक्योरिटी को हुक्म दिया कि जाओ जाकर शहरियार अफरीदी को जो है वो घर छोड़ कर आओ। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला करते हुए कहा कि उनके खिलाफ फर्द जुर्म आइंदा समाअत पर आयद की जाएगी। अदालत ने SSP और दीगर जितने भी लोग थे, अब उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई वाला मामला है इसे आइंदा समाअत तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। और अब आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि एक तो SSP ऑपरेशन के खिलाफ
तौहीन अदालत के एक तो मुर्तकिब हुए हैं, उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का जो है वो हुक्म अदालत की तरफ से दे दिया गया है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अगली वीडियो के अंदर ये जो अरसलान वाला मामला है ना, अदनान अरसलान वाला एक बच्चा है जी, उस पर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी जो हम करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह पुलिस ने इस बच्चे को उठाया, छापे मारे गए और इस बच्चे का जो बाप है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।